बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्म पे जो क्लास किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। कुछ लोग नए क्लास में आए हुए हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। लास्ट टर्म पे हमने डिस्कशन ये किया था कि जब कोई शख्स मर जाता है तो वो हमारे ऊपर चार ड्यूटीज छोड़ के जाता है। वो चाहे रिश्तेदार हों या कम्युनिटी हो या सोसाइटी, ऊपर चार चीज़ें वो छोड़कर जाता है जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, वो आप वीडियो से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ ताकि आज की क्लास समझने में आसानी हो जाए। तो जब कोई शख्स मर जाएगा तो चार ड्यूटी कौन कौन सी छोड़ के जाता है कि उसका कफन दफन किया जाए, फिनरल। दूसरा, उसके ऊपर कर्ज हो तो कर्ज की अदायगी की जाए। तीसरा, उसने कोई वसीयत की हो तो उसको लागू किया जाए। और चौथा पार्ट ये कि उसके तरके की तकसीम की जाए। तो उसके लिए फार्मूला हमने ड्राइव ये किया है कि जब कोई शख्स मर जाएगा तो उसकी टोटल जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कुछ भी हो, चाहे उसके शेयर्स हों या बैंक हों, कार हों, घर हों, कोठियाँ हों, वो सारी की सारी काम क्या करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट है उसको हम देख लेंगे। उसको हमने क्या रखा, टीपीए रख दिया, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट। इसको हम बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, डिस्प्ले हो रहा होगा आई थिंक। तो टोटल जो उसके एसेट हैं वो सारे के सारे जो हमने उसको मान लिया टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट। कफन दफन पे जो खर्च होगा उसको मान लिया गया कि वो फेनरल अमाउंट है। कर्ज का अमाउंट डेप्थ अमाउंट हो गया, और जो उसने वसीयत की होगी वेल अमाउंट हो गया। और जो इनहेरिटेंस का जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको आईए से डिनोट कर दिया गया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा केस स्टडी लिया कि अगर कोई शख्स मर की डेथ होती है तो उसका जो टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट है, लेट से 1 लाख रुपीज़ है, उसके कफन दफन पे खर्च किया गया 10,000 रुपये, उसके ऊपर कर्ज था 30,000 रुपये, और उसने विल की थी। विल उनके लिए नहीं किया सकती जिनकी हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने खुद फिक्स कर दिए हैं, जिसको प्राइमरी एस बोला जाता है। तो विल कर सकते हैं उनके अलावा। तो विल उसने किसी को की 25,000 रुपए की। तो हमने ये देखना है कि क्या विल जो की गई है दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द विल इज 1/3 है, एक तिहाई से ज्यादा की विल हम नहीं कर सकते। तो विल को निकालने का फार्मूला ये है कि टोटल प्रॉपर्टी जो अमाउंट है उसमें से कफन दफन प्लस कर्ज दोनों को माइनस कर दिया जाए। कफन दफन का जो अमाउंट था 10,000 था, कर्ज का अमाउंट 30,000 था, तो 10 और 30 मिलाकर 40,000 हो गया। 1 लाख में से 40,000 घटाएंगे तो 60,000 बचेगा, और 60,000 को 3 से डिवाइड कर दिया तो विल का अमाउंट 20,000 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द शरीयत 20,000 रुपये विल किया जाएगा, ना कि 25,000 रुपये। अब इनहेरिटेंस अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है कि टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट में से कफन दफन का खर्च निकाला जाएगा, कर्ज का निकाला जाएगा और विल का निकाला जाएगा। इन तीनों के अमाउंट को अगर डिडक्ट किया जाए तो ये 60,000 बनता है। तो इनहेरिटेंस जो अमाउंट है वो आता है 40,000, यानी 40,000 के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे या वारिसीन होंगे। तो मेरा जो एक्सपर्टाइजेशन है, जो 7 साल से मैंने रिसर्च की है, वो इस पर की है कि इनहेरिटेंस अमाउंट कैसे तकसीम किया जाए वारिसों के बीच में। मैंने कोई नई चीज़ नहीं निकाली है, जो उलमा इकराम ने ड्राइव किए हैं 1400 साढ़े 1400 साल से, उसको मैंने फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स में लाने की कोशिश की है। मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज्मी, दैट वाज द पर्सन जिन्होंने 820 एडी के अंदर एक किताब लिखी थी, अल जबर वल मुकाबला के नाम से, जो अलजबरा के नाम से मशहूर है। उसी के अंदर फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स है, तो मैंने फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश की है बस। अब यहाँ पे पहला सवाल ये था कि जो 40,000 रुपये बचे हैं उसको तकसीम अगर किया जाए तो एक बेटा है और एक बेटी, कैसे तकसीम किए जाए। कुरान शरीफ की आयत, सूरा नंबर 11, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है।
तो वहां पर एक बेटा है और एक बेटी है, तो इसमें हमने इसको लिख लिया S:D। इसका रेशियो कितना हो गया, 2:1, यानी निस्बत। तो इनके रेशियो को एडिशन कर दिया जाए तो 3 बन गया। तो अगर 40,000 रुपये का अमाउंट है, उसको 3 से डिवाइड किया जाए तो 13,333.33 एक शेयर की वैल्यू आ जाती है। बेटे को कितने हिस्से जाएंगे, डबल, यानी 26,666.66, और बेटी को कितना जाएगा, 13,333.33। तो ये एक सवाल का सॉल्यूशन हुआ जो पिछली बार किया गया, अभी आपके सामने करेंगे सारे बैठ के इंशाल्लाह। दूसरा डिस्कशन ये किया गया था लास्ट टर्न पे कि मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटा, 5 बेटियां और एक भाई को छोड़ा है, रियल ब्रदर को। रियल ब्रदर का डिस्कशन सूरह निसा की आयत नंबर 176 के अंदर मौजूद है। बेटा और बेटी जब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो कहलाती है शरीयत के अकॉर्डिंग असबा बी गैरी। इसकी किताबें मैंने हिंदी में भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं, उर्दू में भी लिखी हैं, जो आपको दे दी जाएंगी जिनके पास नहीं है। असबा बी गैरी इसको कहा जाता है जब बेटा बेटी मौजूद हो, पोता पोती मौजूद हो, रियल ब्रदर रियल सिस्टर के साथ, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर के साथ, 4 लोग, बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, और सौतेला भाई सौतेली बहन, यानी मेल फीमेल के साथ में। तो असबा भी गैरी का जो रेशियो क्या बनता है, 2:1 बनता है। अब अगर औलाद मौजूद है किसी की तो उसके सगे भाई को नहीं जाएगा, वो आता है असबा बी नफसी के अंदर। तो नो शेयर ड्यू टू सन, बेटे की मौजूदगी में सगे भाई को नहीं जाएगा, इसको कैंसिल हो गया, यानी फिर बेटा और बेटी बच गए। एक बेटा है, 5 बेटियां हैं, एक बेटे का हिस्सा 2 और हर बेटी का हिस्सा 1। तो 5 कॉम्बिनेशन ये बन गए 5 बेटियों के, और 2 बेटे के, यानी 7 कॉम्बिनेशन हो गए। 7 लाख की प्रॉपर्टी है, 2 लाख बेटे को चले जाएंगे, 1-1 लाख बेटी को चला जाएगा। जिसकी अगर बेटे और बेटी हैं, पोता और पोती हैं, उसका तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बाकी के लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है, देखेंगे आगे। तीसरा सवाल ये ले गया था, अभी इस आपके सामने सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, समझ में आ जाएगा। ये पिछले हफ्ते के हैं 3 सवाल, आज से चौथे सवाल से इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। इसमें डिस्कशन किया गया था कि मरने वाला जो शख्स है उसने अपने पीछे अपने वालिद साहब को छोड़ा, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को। तो हमने जो भी किताब लिखी है मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी आ जाएगी, तकरीबन 500 पेज की बुक है, इसमें 204 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। उसका तरीका ये मैंने यहाँ पे फॉलो किया है कि सबसे पहले हम ये कैटेगराइज कर लें कि कितने वारिसीन हैं और उनके हिस्से कितने हैं और वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, जो किताब हमने लिखी है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 तरह की जो वारिसीन हैं उनकी कैटेगरीज हैं। एक जबिल फरूज हैं जिनको प्राइमरी ईयर्स कहा जाता है या कुरानिक ईयर, जिनके हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में फिक्स कर दिए। इनके बाद कुछ आते हैं असबात, जिनकी तफसील हदीस शरीफ में आ जाती है। और तीसरी कैटेगरी आती है जबिल आराम की। तो यहाँ पे उनकी जो कोर्ट की लैंग्वेज है उनको भी लिख दिया गया है कि रेसिडुअरी कहलाते हैं, एग्नेटिक कहलाते हैं, डिस्टेंट कैंड्रेट कहलाते हैं, यूटेराइन यारिस कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 मर्द हजरात हैं जबिल फरूज के अंदर, जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। बाप दादा आपके पास हो गया, हस्बैंड हो गया, मैटरनल ब्रदर हो गया। और फीमेल में 8 या 9 औरतें आती हैं, वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, दादी और रानी। अब हमने जितनी भी चीज़ें देखनी है वह सॉल्व आउट करनी है, उसमें ये देखना है कि इसको जब धीरे धीरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो याद होता चला जाएगा। अगर हम इसको लिखवाना शुरू करें तो 1 महीना हमारा इन्वेस्टेज हो जाएगा। तो जब भी कोई सवाल आए, क्या अभी सवाल पूछने की इजाजत है? हाँ पूछ सकते हैं, बट बियॉन्ड दी ना हो, चूंकि एक हमने कैरिकुलम डिफाइन किया है। अगर आपका जो सवाल है वो अपना पर्सनल सवाल है तो माई रिक्वेस्ट इज दैट। इसी जवाइल फरूज से मुतालिक है जो आपने कैटेगराइजेशन डिस्कस जी कर। जी ये जो आप अगर यहाँ पे देखें तो तकरीबन 12 लोग हैं जवाइल फरूज में। जी तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम बताते हैं ये कुरानिक शेरर्स हैं ये। जी लेकिन अगर आप कुरान के वर्सेस को देखें तो कुछ शेर जो जो शेर यहाँ मेंशन है वो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है।
हाँ, वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, जैसे कि तो आपके वो पास। उनको फिर हमने यहाँ पे किस बुनियाद पे शामिल किया है, और वो कैटेगरीज की क्या उसमें जितने भी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है इसमें यूनिफॉर्मिटी है कि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? नहीं, यहाँ पर ऐसे मान के चल रहे हैं कि जितने भी, जैसे मैंने तकरीबन 30 किताबों का मुताला किया, जिसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, तो 95% से ज़्यादा जो उलमा इकराम है, क्योंकि मैंने कोई नई चीज़ नहीं टेक आउट की है, मैंने उसको केवल सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जितने भी, अगर हम देखते हैं, जो हस्बैंड है या फादर है, फादर और ग्रैंडफादर एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, आबा हुकुम व अबना हुकुम के अंदर चले गए। ये जो सूरा निसा की आयत नंबर 12 है, हस्बैंड का डिस्कशन किसके अंदर है? सूरा ने, जिन्होंने पढ़ रखा है, सूरा निसा की आयत नंबर 12 के अंदर हस्बैंड का जिक्र है। सूरा नंबर 11 के अंदर, आयत नंबर 11 के अंदर वालिद साहब का जिक्र है, और उसके अंदर दादा भी आ गए। और जो आयत नंबर 12 है, आयत नंबर 12 में मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर का नाम लेके डिस्कशन नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है कि काना रजुली यूरसु कलाला, और उसके बाद लिखा हुआ है कि वो उसके भाई या बहन हो, उख्तुन का वर्ड आया हुआ है। तो वहां पर आपके पास उसको उलमा इकराम ही लेते हैं, चाहे वो अहले हदीस हज़रात हों, या आपके पास वो देवबंदी हों, या आपके पास किसी और उसके हों, मकतब फ़िक्र के हों। सबका कहना ये है कि यहाँ पर जो जिक्र आया आयत नंबर 12 में, वो माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन का आया हुआ है। नहीं, तो तो इसकी बुनियाद क्या है? मतलब ये सिर्फ स्कॉलरली ओपिनियन है कि कोई हदीस इसकी बुनियाद बनी है? क्योंकि पैटर्नल ये ब्रदर और सिस्टर क्यों नहीं है? मतलब ये बुनियाद कैसे बनी है? स्कॉलर्स इतना यूनानिमसली पहुंचे कैसे इस पे? भाई, अब इस पे कैसे पहुंचे, इसके बारे में इसके बारे के अंदर मैंने कोई डेप्थ स्टडी नहीं की, क्योंकि इसके लिए फिर जितना वही है कि जितने भी आप मकतब फिक्र पढ़ते हो, चाहे हनाबीली पढ़ लो, आप शाफी पढ़ लो, एक किताब है डॉक्टर फौजान बिन फौजान की, जिसका ट्रांसलेशन किया है मौलाना समी उल्लाह फैजी साहब ने, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो एक रिसर्च बेस्ड बुक है। किसी भी किताब में आपको ये फाइंड आउट नहीं मिलेगा कि साहब ये आया कहाँ से। और वो भी किताब मैंने पढ़ी है, जो कि आपके पास सऊदी अरब की किताब है, जिसके राइटर जो हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम है, जो कि अरबिक के अंदर है। उसके अंदर भी सिर्फ ये नहीं दे रखा किसी किताब के अंदर कि कहाँ से ये रिसोर्स लिया गया है कि इसको माना जाए। इसके बारे में आप डिस्कशन मौलाना हजरात से कर सकते हैं। मुझे सिर्फ वो पढ़ाने दीजिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बात समझ में आई आपको? मैं सिर्फ ये पढ़ा सकता हूँ कि जो फतवे आप मदारिस से लेकर आते हैं, और जो कैलकुलेशन वो हजरात देते हैं, जो शॉर्टकट में आपको दे देते हैं कि भाई इसका आंसर ये होगा, वो आंसर इन डेप्थ कैसे कैलकुलेट होकर आ रहा है, वो मैं आपको सिखा रहा चलिए ठीक है, इस पे मेरा एक हूँ। दूसरा बस एक सवाल और बचा हुआ है। जो ये मैटरनल जो ग्रैंड मदर हैं, जी, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इसमें भी यूनानिमसली एग्रीमेंट है? ये आपके पास जो है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला इनके टाइम पर ये केस स्टडी आई थी, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास एक ही दादी है तो उसका हिस्सा आपके पास 1/6 है। और उसी हदीस शरीफ में आता है कि नानी भी आ जाती हैं। तो अरबी के अंदर जो जद का जो वर्ड आता है, वो दादी के लिए भी आता है और नानी के लिए भी आता है। हम उसको अंग्रेजी में पैटर्नल और मैटरनल बोल देते हैं। वहाँ पर जद का मतलब दादी नानी दोनों होती हैं। तो आपने फरमाया था कि अगर दोनों इकट्ठी हो जाएं तो वो 1/6 में बराबर के शरीक हैं, अगर माँ मौजूद ना हो तो। माँ की मौजूदगी में दादी को और नानी को नहीं जाता है। अगर मरने वाले की माँ एग्जिस्ट करती है, जो नियरेस्ट है, तो माँ की मौजूदगी में दादी को नानी को नहीं जाएगा, जैसे बाप की मौजूदगी में दादा को नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब लेकिन दादी की निस्बत बाप से है, तो ये माँ की निस्बत से दादी का हिस्सा जा रहा है, वो थोड़ा सा मुझे मतलब। तो वो कंडीशन में भाई, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो मेरी राय ये है कि आप उन चीज के ऊपर उलमा इकराम से डिस्कशन तब कर सकते हैं। और कोई भी चीज आप किसी से डिबेट या डिस्कशन करना चाहते हैं, तो पहले से उसके लिए प्री रिक्विजिट कुछ नॉलेज होनी चाहिए। वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि भाई ये जो उलमा इकराम ने लिखा है, ये आ कैसे रहा है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन पुटअप करें तो शायद कोई सॉल्यूशन निकले जाके। अदरवाइज तो जो रूल बन गए हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वही अपने फॉलो करना है। बात समझ में आ नहीं, रही है ठीक आपको? है, ठीक हाँ जी, है हाँ जी, जी। शुक्रिया हाँ, शुक्रिया। कैलकुलेशन करने दीजिए, उसको सीखिए पहले। ठीक है ना? एंड वेरीफाई इट फ्रॉम दी मल्टीपल सोर्सेज। मैं आपको कैलकुलेटर भी शो करूंगा, जो उलमा इकराम जो है जिस कैलकुलेटर को फॉलो करते हैं, 90% से ज्यादा उलमा इकराम जो है कैलकुलेटर को फॉलो करते हैं। उस कैलकुलेटर्स के अंदर भी कुछ एरर्स हैं, जब आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा तो पता लग जाएगा कहाँ गलती एग्जिस्ट करती है, कहाँ नहीं करती है। तो यहाँ पे सवाल
सीखिए कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे कैटेगरी क्यों बनाई, किस उलमा इकराम ने बनाई, कब बनी। अब इसके बारे में तो एक अरबी की किताबें चाहिए, ना कि चूंकि अरबी से ट्रांसलेशन वर्ल्ड हिंदुस्तान में आया तो फारसी में आया, फारसी से आया तो उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया ये गया। मैं आपको बताऊं, मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा। मैंने अभी फेब में ये पेपर पढ़ाया था इनहेरिटेंस का। जी जी और पढ़ाने के ताल्लुक से जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने मेरी कोशिश थी ये, जी जी। तो इसमें मुझे कुछ जगह डिफरेंसेस मिले, कहीं पे नानी शामिल हैं कहीं नहीं शामिल हैं, मतलब उसमें मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं मिली। तो मुझे लगा शायद आपने इतना देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये इसकी क्या वजह है। मैं वो वजह नहीं तलाश पाया, और क्या वाकई वो डिसएग्रीमेंट है विद इन स्कूल्स ऑफ थॉट और नॉट। तो वो अब अभी तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इस मसले में दादी और नानी में सबका यूनानिमसली नहीं, सब एग्री करते हैं कि दोनों शामिल है, कि इसमें भी कोई डिसएग्रीमेंट है, इसमें बस ये इसमें जानना। भी डिफरेंस है अगर डेप्थ में जाते हैं, और दादा और उसमें भी डिफरेंस है, क्या नाम है, फादर में और ग्रैंडफादर में भी कुछ का डिफरेंट ओपिनियन है। तो इन जर्नल अगर हम पढ़ लें तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद हम डिफरेंस पे जा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने किताबें 7 साल से रिसर्च करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो काफ़ी कमेंट्स ये आए कि यू डोंट हैव द डिग्री ऑफ द उलमा, तो आप कहाँ से आपने इल्म सीख लिया। तो फिर बात वहीं बंद हो जाती है कि कोई पढ़ना ना चाहता नहीं है, फिर ना समझाना कोई चाहता है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको आगे प्रमोट करना चाहिए और आंसर ढूंढ के देना चाहिए। तो ये सारी दिक्कत हो जाती है। फिलहाल मैंने जो रेफरेंस लिए हैं वो रेफरेंस इन किताबों से लिए हैं, ये सारे के सारे मैंने वही किताबें फॉलो की हैं जितनी मदारिस में की जाती हैं। अब सारे लोग सीख लें तो एक प्लेटफॉर्म बन सकता है भाई, कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है। क्योंकि इन डेप्थ चीज़ आपको अरबिक की किताबों से मिल सकती है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो उर्दू की किताबों से पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में किताबें अवेलेबल है नहीं, आपको मालूम है, कि जो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर हो। तो यहाँ जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझ लीजिए और सीख लीजिए पहले, इंशाल्लाह फिर जी इसको जी जी कर जी सकते हैं, जी। तो फिर टाइम ऐसे ही निकलता रहेगा। नहीं, सॉरी सॉरी, गो अहेड। असाबात की कैटेगरी में 3 कैटेगरी हमें मिलती हैं, जो भी ज़ख़ीम किताबें चाहे वो अरब कंट्री की हों या अजम कंट्री की हों, कि असबा भी गैरी के अंदर औरत और आदमी आते हैं, और असबा मागैरी के अंदर केवल औरतें आती हैं, और असबा बी नफसी के अंदर केवल आदमी आते हैं। तो मैं ये कैटेगरी पढ़ानी नहीं चाहता। रीज़न इज़ दैट कि जब आप सीख लें तो हम ये बताएं कि ये कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। अदरवाइज तो हम इसमें इस्तेलाह में उलझ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा अगर थंब रूल याद रख लें कि बेटा अगर बेटी के साथ है तो वो असबा बी गैरी कहलाएगा, पोता पोती के साथ है तो असबा बी गैरी कहलाएगा। ये सारे असबात हैं, रेसिड्योरी कहला रहे हैं। रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ है तो असबा बी गैरी है, और पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के साथ है तो असबा बी गैरी है। माँ गैरी के अंदर बेटी और पोती के साथ सगी बहन और सौतेली बहन है। बस इतना सा रूल याद रखना है हमारे को, केवल एक पन्ना याद रखना है, सारा सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। बेटी और पोती के साथ में सगी बहन और पैटर्नल बहन हो तो वो असबा माँ गैरी कहलाती है। और असबा बिन नफसी के अंदर ये 4 कैटेगरी आती हैं। मिलना किसको है, जो नियरेस्ट होगा, जो क्लोजेस्ट है वो उसको मिलेगा। बेटा अगर मौजूद है तो आपके पास पोते को नहीं जाएगा। अगर ये नहीं है, ये और ये मौजूद है, तो ग्रेट ग्रैंडसन को नहीं जाएगा। वालिद साहब की मौजूदगी में दादा को नहीं जाएगा। अगर ये नहीं है, दादा परदादा है, तो परदादा को नहीं जाएगा। तो इस कैटेगरी के, यानी एक कैटेगरी तो ऐसी चलेगी हमारे अकॉर्डिंग, और फिर एक ऐसे चलेगी। 2 तरीके से रो चलेंगे। इस ऑर्डर में भी चलेगा, जब पूरा टाई अप हो जाएगा तो नीचे आ जाएंगे। यानी पहले जो हम देखेंगे, पहली कैटेगरी में इधर देखेंगे, अगर यहाँ कोई नहीं मिलता है तो फिर दूसरी कैटेगरी में आएंगे, दूसरी कैटेगरी में इनको देखेंगे, अगर ये नहीं मिलते हैं तो तीसरी कैटेगरी में आएंगे। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंशाल्लाह वहां से सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर कैलकुलेटर को ही फॉलो करते हुए चलते हैं। और जो सवाल आप सीखें, जितने उलमाए किराम को आप जानते हैं, ये क्वेश्चन उनसे कोट करें, और देखें क्या मेरे सवाल जो है गलत तो नहीं हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक पढ़ाया जा रहा है। अब आगे की बहस फिर बात का डिस्कशन है। सवाल शुरू करते हैं। इस सवाल में मरने वाले ने अपने पीछे वालिद साहब को छोड़ा है, डॉटर और वाइफ को। वालिद साहब की 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको शेयर्स मिलता है। एक कैटेगरी जो वालिद साहब की है, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग लेके चल लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम शेयर ऑफ फादर में चले जाते हैं। ये शेयर ऑफ आपके पास फादर आ गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फादर को 3 तरीके से मिल रहा है। फादर की एक कैटेगरी है ZF, जो परमानेंट शेयर है उसका 1/6। जब किड्स के अंदर बेटा पोता और परपोता हो तब भी उसको 1/6 मिलता है, और 1/6 उसको उस वक्त भी मिलता है जब औलाद में बेटी पोती और परपोती हो। लेकिन बेटी की मौजूदगी में एक एक्स्ट्रा, आर का मतलब रेसिड्यूरी,
अब आर का मतलब रेसिड्यू। अगर कुछ शेयर बच जाता है प्राइमरी एयर्स को बांटने के बाद, तो बचा हुआ हिस्सा वालिद साहब को जाएगा। लेकिन अगर कोई औलादी ना हो तो वालिद साहब को सबसे लास्ट में मिलता है जब प्राइमरी एयर्स को बांट देते हैं। तो वालिद साहब की जो कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की हमने इस वाले सवाल के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डॉटर मौजूद है। अगर एक ही बेटी हो, कुरान करीम की आयत नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक ही बेटी है तो उसका हिस्सा कितना है, 1/2 है। और ये क्या है, किस कौन सी कैटेगरी में, प्राइमरी आयर्स के अंदर यानी जबल फ्रूज के अंदर, जिसके हिस्से अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हैं। वालिद साहब का हिस्सा 1/6, ये भी आयत नंबर किस में लिखा हुआ है, 11 के अंदर लिखा हुआ है। और रेसिड्यूअरी के अंदर अगर बच जाता है तो प्राइमरी को बांटने के बाद वो उसको कितना जाएगा, आर की वैल्यू जाएगी। इट्स नॉट कंपलसरी, मिलेगी ही मिलेगी, बचेगा तो जाएगा। आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले की औलाद हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, तो वाइफ का हिस्सा कितना है, 1/6। ये भी कुरान करीम में मौजूद है, ये भी कुरान के अंदर मौजूद है, ये शेर भी कुरान के अंदर मौजूद है। और सही बुखारी की हदीस के अंदर मल्टीपल टाइम्स आई है कि जिनके हक अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हैं, उनको उनके हिस्से देने के बाद बाकी जो हिस्सा बचता है वो करीबी मर्द रिश्तेदारों का है। तो आज हम इंशाल्लाह इसका एक ग्रुप बना देंगे आपकी क्लास का, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हदीस है वो मैं वहां पे आपको ट्रांसफर करता रहूंगा। पहली कैटेगरी में डिफाइन करने के बाद कौन किस कैटेगरी में आता है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ यानी प्राइमरी एयर्स के कितने हिस्से हो गए। एफ का मतलब फादर, डी का मतलब डॉटर, डब्ल्यू का मतलब वाइफ। इसको 1/6 लिख लिया, इसको 1/2, इसका 1/8। अब जिन लोगों को फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स आता है, इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 24, 12 नहीं आ सकता। इसके अकॉर्डिंग 4 6 से 24 4 बार कट गया, 12 टाइम्स कट गया 2 से, और 8 से 3 टाइम्स कट गया, यानी 19/24 वो लोग ले गए जिनके हिस्से फिक्स थे। अब इसका मतलब कुछ बच गया, 24/24 होना चाहिए था। तो स्टेप नंबर 3 में हमने निकाला शेयर ऑफ असबा बी नफसी, शेयर ऑफ शेयर लेफ्ट फॉर फादर यानी आर। एक में से पूरे तरके में से 19/24 को घटा दिया तो 5/6 वालिद साहब का और आ गया। तो टोटल शेयर ऑफ वालिद साहब ये कुरान करीम के अंदर था और ये रेसिड्यू था, ये आ गया वालिद साहब का 9/24। तो चौथे स्टेप में टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, फादर का अब 9/24 रखेंगे ना कि 1/6, डॉटर का 1/2, वाइफ का 1/8। ये तो 24/24 आया। अगर 24 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें से 9 लाख वालिद साहब को जाएंगे, 12 लाख बेटी को, और 3 लाख आपके पास वाइफ को चले जाएंगे। यहां तक लास्ट टर्न पर डिस्कशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखने से ही आता है, बिना लिखे कुछ नहीं आता। धीरे धीरे लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जिसको चाहिए कि बाद में नोट करना है, बाद में नोट कर लें, बट हम वेट नहीं करेंगे लिखवाने के लिए। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, उनके हिस्से क्या हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड मौजूद है, सन है और डॉटर है। आयत नंबर 12 कुरान करीम की ये कहती है कि अगर मरने वाले ने अपने पीछे औलाद छोड़ी है तो हस्बैंड का जो हिस्सा है वो 1/4 होगा। आयत नंबर 12 सूरा अन्निसा। जेड एफ यानी जबल फुरूज फिक्स शेयर है। बेटा और बेटी जब भी होंगे वो कैटेगरी कौन सी आएगी, आसबा बी गैरी, यानी इसको डाल दिया जाएगा असबा बी गैरी। ये इस्तेलाह कुरान शरीफ में नहीं है, ये बाद में उलमा इकराम ने बनाई है, और ये अरबी की किताबों में मिलती है, यानी एक लंबे पीरियड से 1000 1,500 साल से तकरीबन चली आ रही हैं, उससे पहले से चली आ रही हैं। इनको क्या मिलेगा, बचा हुआ जो भी रेसिडुअरी होते हैं, यानी जो भी असबा की कैटेगरी में आएंगे, असबा बीगारी आए या असबा मागरी आए, असबा बी नफसी आए, उनको बचा हुआ जाता है। तो ये आया आर रेसिडुअरी। अब इन दोनों का जो वो होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, इसके अंदर 2:1, यानी जो बचेगा उसमें 2:1 का इनका शेयर होगा। ये पहली स्टेप मुकम्मल हो गया।
स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो जेड एफ में टोटल शेयर में कौन मौजूद है? केवल हस्बैंड मौजूद है, तो हस्बैंड का 1/4 हो गया। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी। अब असबा बी गैरी के अंदर पहले स्टेप में लिखेंगे शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, शेयर बचा है लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर। तो सन एंड डॉटर के लिए जो वैल्यू बची है वो आर बची है। आर का मतलब टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस कर दिए 1/4। अगर औलाद ना होती तो हस्बैंड का 1/2 होता, औलाद की मौजूदगी में हस्बैंड का 1/4 है। तो ये वैल्यू 4 यहां पर आ गई। 4 - 1 कितना आ गया? 3/4। तो 3/4 में से बेटा और बेटी को जाएगा। यहां तक क्लियर? आगे मूव करें। स्टेप नंबर 3 का बी पॉइंट, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, एस एंड डी, यानी S:D इक्वल टू 2:1। ठीक। तीसरा पैरामीटर, एडिशन ऑफ रेशियो, निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज, निस्बतों का जोड़, यानी S+D इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर डी, शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा, आर यानी बचा हुआ, रेशियो ऑफ सन, बेटे की निस्बत, और एडिशन ऑफ रेशियो। ये फार्मूला हमें 99% काम आएगा विरासत के अंदर। बचा हुआ माल कितना है? 3/4। अभी आपके सामने आर निकाला गया। 3/4 के टोटल कितने डिवीजन करने? 3। और 2 हिस्से किसको जाने? बेटे को। रेशियो ऑफ सन 2 हो गया, एडिशन ऑफ रेशियो ये हो गया। अब आप इससे काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से ये 4 कट जाएगा। कितना आ गया? 1/2। लोग जा रहे हैं, इससे मायूस ना हो, लोग जा रहे हैं। एक भी अगर ऑनलाइन रहता है, आई विल टेक दी क्लास। क्लास में अगर एक भी स्टूडेंट होगा, अनवर आपको पढ़ाएगा। हर सवाल को पूरे हफ्ते में जितने भी उलमा इकराम को आप जानते हैं वहां क्वेश्चन भेज के चेक कर लीजिए, ताकि एक फेथ हो जाए कि ठीक पढ़ाया जा रहा है। शेयर ऑफ डॉटर, आर इंटू रेशियो ऑफ डॉटर। आगे से केवल डी और एस लिखेंगे ताकि टाइम कंज्यूम ना हो जाता। एडिशन ऑफ रेशियो, और लास्ट में जब प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, तो सिर्फ बोला करेंगे, लिखेंगे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि वो हम सारे पता कर चुके होंगे पहले। 3/4, एडिशन ऑफ रेशियो 3, बेटी की रेशियो कितनी है? 1। इस 3 से 3 काट दी, कितना आ गया? 1/4। तो कुरान करीम के अंदर जो हस्बैंड का था वो दे रखा था। अल्लाह ताला चाहता तो वो ये रेसिड्यू निकाल कर भी उसके अंदर रख सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट एक होमवर्क टाइप आपको दे दिया गया करने के लिए। स्टेप नंबर 4 यानी लास्ट स्टेप, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे वारिसीन के हिस्से। अब एक साथ लिख दीजिए। हमारे पास एक तो हस्बैंड मौजूद है, प्लस सन है, प्लस डॉटर है। हस्बैंड का हिस्सा 1/4 है, श्योर का। इसका सन का कितना आया? 1/2। डॉटर का कितना आया? 1/2। एल्शियम कितना आ जाएगा? 4। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 4/4। अगर 4 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख किसको जाएगा? हस्बैंड को। 2 लाख बेटे को, 1 लाख बेटी को। भाई, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं इस सवाल के अंदर?
एनी नहीं डाउट? डाउट तो नहीं डाउट तो नहीं अनवर साहब, लेकिन बहुत उसमें मशक करने की जरूरत है, जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। प्रैक्टिस तो चाहिए साहब, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। मैं पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी टफ नहीं है, आज दीनों यूं सिर्फ दीन आसान है। डॉक्टर जी जावेद जावेद इकबाल जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, सुना होगा सबने, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। उनके लेक्चर अगर आप सुने तो बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं उनकी। वो ये कहते हैं, अगर कोई वो आपके पास बंदा कोई रिसर्च करता है या पढ़ता है, 5 साल अगर किसी ने एक टॉपिक को पढ़ लिया तो उसका मास्टर बन सकता है। किसी कॉलेज वाले जाने की जरूरत नहीं होती है। इल्म सिखाने के लिए कुछ लोग चाहिए, कुछ लोग किताबें पढ़ के सीख जाते हैं, कुछ किसी के थ्रू सीखते हैं, बट डेडिकेशन चाहिए। बिना डेडिकेशन कोई काम नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त। नाउ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल मेरे ख्याल से कराने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप खुद होमवर्क करें। सेम पैटर्न है, हस्बैंड मौजूद है, 2 सन है, 1 डॉटर है। ये आपका होमवर्क है, करके देखिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए। हम आज इंशाल्लाह ग्रुप बना देंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने अपने क्या नाम है, नंबर जो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, ताकि मैं यहाँ पे अपने क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो आपके नंबर लेके सबको ग्रुप में डाल देंगे। और फिर मैं उसको जो भी सवालात होंगे वो उसके अंदर हम ले लिया करेंगे सबके। बट उसके अंदर प्लीज़ एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं आएगी इनहेरिटेंस के अलावा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। इसमें केवल सारा कुछ वही करना है, एक लड़का बड़ा दिया गया है। यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। चैट बॉक्स में अपने अपने सारे लोग नंबर लिख दें, ताकि मैं फोटो खींच के उनको भेज दूं जो ग्रुप बनाना चाहते हैं। जी मैं लिख दिया, सभी लोग कर दें बाकी नंबर। लोग लिख दें जो इंटरेस्टेड हैं, क्यों वी जी कैन नॉट फोर्स टू एनीबॉडी। जी मदर, जी। फादर और वाइफ और 2 ब्रदर। स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप के अंदर लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। अगले सवाल में हम सिर्फ स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, ये लाइन भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। जब टेलीफोन लिखेंगे तो नाम भी लिख दें प्लीज, ताकि लोगों को आसानी हो सके। मदर, फादर, वाइफ और 2 ब्रदर्स। अब यहां पे औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा कितना होना चाहिए। औलाद नहीं है तो वाइफ का कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले वाइफ पर आ जाते हैं। आयत नंबर 12 के अंदर औलाद का हिस्सा, अगर वाइफ का हिस्सा अगर औलाद मौजूद ना हो, 1/4। अगर औलाद होती तो 1/8 हिस्सा होता वाइफ का। वालिद साहब का पीछे अभी पड़ा था कि जब औलाद ना हो तो वालिद साहब को बचा हुआ मिलेगा। अगर औलाद में बेटा, पोता पर पोता है तो 1/6। अगर बेटी है, पोती है पर पोती, तब भी 1/6 प्लस बचा हुआ। लेकिन अगर औलाद नहीं है तो वालिद साहब को क्या मिलेगा, आर, रेसिड्यू। और वालिद साहब की कैटेगरी हो जाएगी असबा बी नफसी। जबल फ्रूज होता है तब जब बेटा पोता पर पोता हो या बेटी पोती पर पोती हो। माँ की हमेशा एक ही कैटेगरी रहती है, वो जेड ही रहती है, जबुल फरूजी रहती है। औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा 1/3। आयत नंबर 11 सूरा निसा की। औलाद है तो माँ का हिस्सा 1/6। औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा भाई बहन, 2 बहनें हो जाएं या 2 भाई हो जाएं, या भाई और बहन मिलके 2 हो जाएं, तो माँ का हिस्सा 1/6 होगा। सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए तर्जुमा जब जो लोग सीख रहे हैं वो डेली पढ़ते रहे, अपने सामने ट्रांसलेशन भी खोल के रखें जो मैं कह रहा हूँ।
माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6, औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3, लेकिन यहाँ औलाद नहीं है, 1/3 होना चाहिए था। लेकिन अगर एक, दो या दो से ज्यादा भाई बहन मौजूद हो जाए, या भाई मौजूद हो जाए, या बहन, या कॉम्बिनेशन हो जाए, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। अब जो ब्रॉदर हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ब्रॉदर की जो कैटेगरी होती है वो असबा बी नफसी ही है। अब ये भी असबा बी नफसी ही है, और ये भी असबा बी नफसी ही है। तो वालिद साहब की मौजूदगी में भाइयों को हिस्सा नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर। वालिद साहब की मौजूदगी में भाई को हिस्सा नहीं जाएगा। किताब में आते हैं, किसका शेयर देखना चाहते हैं? भाई का। भाई अगर लिखा हुआ तो रियल ब्रदर। अब यहाँ पे माँ का हिस्सा ये था कि औलाद अगर मौजूद है तो 1/6 चाहे हो, और औलाद अगर नहीं है तो माँ का हिस्सा कितना? 1/3। लेकिन दो या दो से ज्यादा किड्स नहीं है, बट किसी भी तरह के ब्रदर और सिस्टर हैं, दो या दो से ज्यादा, चाहे वो पैटर्नल हो, मैटरनल हो, या रियल हो, तो माँ का हिस्सा 1/6। भाई, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर। रियल ब्रदर और रियल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं होता जब बेटा पोता परपोता हो, या बाप दादा परदादा मौजूद हो। और ये जब बेटा अकेला, अब आपके पास भाई अकेला है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है? असबा बी नफसी के अंदर ये कैटेगरी में ऊपर आ जाइए। क्योंकि धीरे धीरे याद होगा, एक दिन में याद नहीं हो सकता, ये टर्मिनोलॉजी है। मुझे भी वक्त लगा है पढ़ने में इसको, मुझे अल्लाह का शुक्र है सारा चीज़ें याद है। दिखाने के लिए आपको करना पड़ रहा है मेरे को। तो यहाँ पर वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। असबा बी नफसी की कैटेगरी नंबर किस में आते हैं? 2 में आते हैं। लेकिन रियल ब्रदर किस में आता है? 3 में आता है। तो हायर डिग्री प्रेफरेंस किसको चला गया? वालिद साहब को। वालिद साहब की मौजूदगी में इसको नहीं जाएगा। तो यहां पर अब इसको आगे हम सिंपलीफाई कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 से आसान है, टफ नहीं है। मैथमेटिक्स है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। शेयर ऑफ जेड एफ कौन कौन हो गया? मदर, फादर, सॉरी फादर नहीं आएंगे, फादर किस में जा रहे हैं? रेसिड्यूरी के अंदर। मदर एंड वाइफ। माँ का हिस्सा 1/6, वाइफ का 1/4। 12 से कट जाएंगे दोनों। 4 से 3 बार, 4×3 = 12, और 6×2 = 12। 5 बटे कितना आ गया? 12। तो 5/12 चला गया किसको? जेड एफ को, प्राइमरी एयर्स को। यानी रेसिड्यूरी को कितना जाएगा? जाहिर सी बात है 7/12। तो कैलकुलेट, चूंकि आप किसी को अब सिखाएंगे तो प्रॉपर तरीके से सिखाएं, अदरवाइज तो मैं मुंह जबानी सारे सवाल निकाल सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है फिर उसका पढ़ाने का। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी शेयर ऑफ फादर। यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। टोटल तरके में से कितना घटाना है? 5/12, 5/12। तो 12 आपके पास ही आ गया। 12 - 5 यानी 7/12। अब स्टेप नंबर 4, हर सवाल को 4 ही स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, कुछ ऐसे होंगे 3 स्टेप में हो जाएंगे। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। अब यहां पे आप दो चीजें, मदर और फादर वहां से ले लीजिए, मदर और वाइफ यहां से, और फादर साहब का हिस्सा यहां से ले लीजिए। माँ का हिस्सा 1/6 अगर औलाद ना हो, लेकिन दो या दो से ज्यादा भाई बहन हो। वाइफ का हिस्सा 1/4 अगर औलाद नहीं है, औलाद होती तो 1/8 होता। और जब औलाद नहीं है तो फादर बन गए रेसिड्यूअरी, और इनको 7/12 यहाँ से मिल गया। 12 इसका एल्शियम आ जाएगा, 6×2 = 12, 4×3 = 12, और ये 7 आ गया, 7×3 = 10, 12/12।
यहाँ तक क्लियर है भी सबका, कोई डाउट तो नहीं कैलकुलेशन में? इन्हीं सवाल को आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, बट उसमें कुछ एरर्स हैं, कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप वहां से भी फॉलो करें। बट उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कुछ एरर्स आ रही हैं। कैलकुलेटर का लिंक ये है, लेकिन रिक्वेस्ट ये कैलकुलेटर पे ना जाए। कैलकुलेटर पे जाएंगे तो फिर आप फिर सीख नहीं पाएंगे। अपने आंसर को वेरीफाई करने के बाद कैलकुलेटर से देखें, गलत आ रहा है तो फिर मेरे से डिस्कशन करें। दोनों कैलकुलेटर मौजूद हैं, इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर। अभी जो हमारा सवाल था इसको यहां पुट करके देखते हैं वैल्यूज को। इसमें मदर फादर, मदर वाइफ फादर और 2 ब्रदर, मदर फादर वाइफ है। वाइफ, मदर, फादर, मदर, फादर, वाइफ और 2 ब्रदर, यानी फुल ब्रदर, रियल ब्रदर 2। यहां करने के बाद आप सबमिट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर आया हमारा, 1/4, 7/12, 1/6। यही तो निकाला ना हमने। बट फिर आपको, आप सीखोगे क्या फिर? आज से क्लास खत्म जी, आज से क्लास खत्म करनी है कि सीखना है वो आपने देखना। क्योंकि जब मल्टीपल डेथ घर के अंदर होंगी तो फिर तो ये कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। आज तक दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें मल्टीपल डेथ हो जाए और यू कैन पुट दी पैरामीटर से आंसर आ जाए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सारे सीखें, चाहे सॉफ्टवेयर की हो, नेटवर्किंग की हो, वकील हजरात हो, लॉ के स्टूडेंट हो और वो मैथमेटिशियन हो, कि ऐसे कैलकुलेटर्स बनाएं जिसमें मल्टीपल डेथ के पैरामीटर फिट किए जाएं, विद अमाउंट किए जाएं और सही आंसर आ जाए। वो तब आएगा जब आप एबीसीडी सीखेंगे। अब यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हैं, कौन किसको ब्लॉक करेगा जाके। मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाया, यहाँ पे आप रूल्स पे चले जाइए, रूल सीख जाएंगे और जाके कंफ्यूज हो जाएगी जाके फिर। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आ कैसे रहा है तो पीछे प्रोग्राम क्या रन हो रहा है? पीछे का प्रोग्राम तो ये है ना जो आपको सिखाया जा रहा है। जी क्लियर है ये बात, जो अभी सवाल किया बताया गया आपको? जो कैलकुलेटर आपको दिखाया गया है, कैलकुलेटर से भी वही आंसर आ रहा है जो मैंने किया है, दूसरा भी आंसर चेक कर ली। लेकिन एवरी टाइम कैलकुलेटर में अनवर साहब हम प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे ना, तो कोई फायदा प्रोसेस नहीं नहीं है। समझ पाएंगे, इसलिए प्रोसेस को समझना सीखिए, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। जी जी जी। और जो उलमा इकराम जो कैलकुलेट करते हैं कि वो जो निकाल के देखते हैं वो भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना सारा का सारा, कि आपको ये पता होना चाहिए हाउ की, जैसे अभी एक साहब ने पूछा था भाई असबा विगारी कहाँ से आ गया, दादी नानी कहाँ से आ गई। तो ये क्वेश्चन जो रेज हो रहा है, ये रेज तभी खत्म हो सकता है जब आप एक लेवल तक नॉलेज रखते हो। अब जैसे ये किताब है, मैं आपको यहाँ पे जो है इसकी किताब क्लास में ले चलता हूँ अपने, और यहाँ से जिन लोगों के पास वो मौजूद है, स्कैनर मौजूद है, वो क्या करें, वो यहाँ पे स्कैनर लगाएं ताकि अरबी का कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें। जी जी, स्कैनर से हो जाएगा ना, ये किताब मेरे पास मौजूद है। नहीं, जी ये किताब आपके पास मौजूद है, बाकी के पास नहीं होगी। हाँ आप हाँ लोग नहीं चाहें तो नहीं। परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, ये नीचे वाला जो क्यूआर कोड वो स्कैन कर लें बाकी लोग, और अरबी का कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें अपने के अंदर। इसको स्कैन करें, खुल जाएगा, देखें। जी स्कैनर होगा, क्यूआर कोड स्कैनर डाल दीजिए और खोल दीजिए इससे। इसको बड़ा कैसे होगा ये है? जूम शायद इसमें कैसे लगेगा पता नहीं। ये इतने से खुल जाना चाहिए आई थिंक। किसी का खुला भाई क्यूआर कोड? बस जो ऑनलाइन नजर आते हैं उसके उन्होंने क्यूआर कोड से खोला इसको, नीचे अरबी वाले को। मुझे तो पता। कहाँ पे, ये वाला? अच्छा ठीक है, आ गया। अच्छा ठीक है, अभी अभी खोल लीजिए, अभी खुल जाएगा, खोल ओपन कीजिए। आ गया, डाउनलोड कर लें जिन लोगों ने खोल लिया है। ये अरबी के अंदर कैलकुलेटर है। जितने भी आप फतावे पूछते हैं, 99% उलमा इकराम की जो मेजोरिटी है वो इसमें पैरामीटर को फीड करती है और आपको आंसर लिख कर दे देती है।
प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स की इल्म ना होने की वजह से वो इशू फेज आ रहा है। तो मैं कभी किताब लिख रहा हूँ मदारिस के लिए, जिसका नाम है, इंशाल्लाह आएगी, अभी कल परसों से लिखनी शुरू की है, अभी 18-19 पेज लिख दिए मैंने, उर्दू में हम लिखेंगे सिराजी से पहले रियाजी, क्योंकि इसको सिराजी कहा जाता है इल्मुल फराइज को, है सिराजी से पहले रियाजी। तो इसमें कैसे फ्रैक्शन को ऐड करें, कैसे फ्रैक्शन को माइनस करें, कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें, वो वाले सवाल में उनको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैथ ना होने की वजह से दिक्कत पेश आ रही है। तो ये डाउनलोड करके इससे भी आप वही आंसर निकाल सकते हैं जो मैंने आपको ये कैलकुलेटर में दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, और अगले टाइम से 9:30 पे इंशाल्लाह सारे लोग पहुंचे, ताकि 8-10 सवाल हों। अदरवाइज तो मेरे पास 120 सवाल हैं, 6 महीने में भी खत्म नहीं होंगे। ये सवाल एक नया सवाल है, मैं सिर्फ स्टेप नंबर 1 लिखूंगा और वो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स बोलूंगा केवल। स्टेप नंबर 1 में वारिसीन है वाइफ, मदर, डॉटर और सन। वाइफ का औलाद की मौजूदगी में आयत नंबर 12 के अंदर सूरा निसा की 1/8 हिस्सा है। वाइफ हमेशा प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है, सेकेंडरी में कभी नहीं आती। माँ भी हमेशा प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है, सेकेंडरी में कभी नहीं आती। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में चाहे एक ही बेटा होता या एक ही बेटी होती, या पोता होता है पर पोती, या कॉम्बिनेशन हो जाए, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6। बेटा बेटी जब भी एग्जिस्ट करेंगे, इनकी कैटेगरी बन जाएगी। बेटी अगर अकेली होती तो ZF होती, बेटी अगर अकेली होती तो प्राइमरी ईयर्स होती, लेकिन बेटे के साथ वो चली जाती है सेकेंडरी के अंदर। असबा बी गैरी, और ये इसको मिलेगा R, और जो भी R होगा उसमें क्या बनेगा, 2:1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF, ZF में कौन कौन है, केवल 2 हजरत, वाइफ और मदर। 1/8 प्लस 1/6 कितना हो गया, 24। 8 तिया 24 और 6 चौक 24, कितना आ गया, 7/24। अब जब अगर आप ये वाला सवाल किसी उलमा हजरात से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे ये सवाल मसला नंबर 24 से हल होगा। बात समझ में आई, ये सवाल मसला नंबर 24 से हल होगा, क्योंकि जब कभी भी 8 नीचे आ जाता है, एलसीएम 90% 24 ही आता है, 90% 24 ही पहुंचता है। तो मसला नंबर 24 से हल होगा, यानी 24 इसके टोटल टुकड़े होंगे। उनको इस तरीके से याद है। तो अब ये हो गया इतना। अब स्टेप नंबर 3 पर आ जाइए। शेयर ऑफ असबा, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह। शेयर ऑफ असबा बी गैरी। तो पहला पार्ट ये कहता है कि बचा कितना है, शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, यानी R की वैल्यू निकाली जा रही है, 1 - 7/24, ये 24 आ गया। 24 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17/24। स्टेप नंबर बी, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, यानी S:D। स्टेप नंबर सी, एडिशन ऑफ रेशियो, निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज। S+D इक्वल टू 2 + 1 = 3। मैं तो 10:30 के बाद भी फ्री हूँ अगर आप चाहो तो, बट ये किसी को जाना होगा फिर लोड ना पड़े, इसलिए 10:30 पे खत्म करना है। तो इसमें बोर होने का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट, मैथ एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेप नंबर डी, शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन। बचा हुआ माल कितना है, आर कितना है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर दैट इज इक्वल टू आर, ये हो गया बचा हुआ माल, रेसिड्यू, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ
सन, रेशियो ऑफ सन कितना है 2, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है 3। तो यहां से 2 से आप इसको काट सकते हो, ये कितना आ गया 17/36। सारा मैथमेटिक्स का गेम है, कुछ भी नहीं है। ई शेयर ऑफ डॉटर 17/24 बचा हुआ माल, बेटी की निस्बत 1, टोटल निस्बतों का जोड़ 3, 17 बटे कितना हो गया, कितना हो गया 72। तो वो जो मसला नंबर 24 से हम हल करने बैठे थे वो तो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार में वो चीज आ गई तो वो सारा का सारा उसी पे फिट हो गया। एलसीएम की वैल्यू कैन भी चेंज हो सकती है। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। इसको भी कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करते हैं। कौन कौन था, वाइफ और मदर। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, दोनों का 7/24 बन गया। 8×3 = 24, 6×4 = 24, 17/24 बचा। 17/24 में से 3 हिस्से किए गए, 2 हिस्से बेटे को गए, 2 से 24 कट गया, 12×3 = 36, 17/36 ये आ गया, 17/72 यानी ये बेटी का आ गया। तो ये सन प्लस डॉटर हो गया। वाइफ का हिस्सा 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, बेटे का हिस्सा 17/36 और डॉटर का हिस्सा 17/72। एल्शियम कितना आ जाएगा 72। 8 ने 72, 12 छंग 72, 36 दूनी 72, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। जोड़ने जरा कितना हो रहा है, 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि गलत हो रहा है। कितना आएगा यहाँ पे नीचे वाले पे, सही है गलत है। जी जी 72 आ गया, ये सबने चेक कर लिया। तो 72 हिस्से होंगे प्रॉपर्टी के। 72 लाख की प्रॉपर्टी हो या 72 हिस्से हो, 9 हिस्से इसको, यानी 72 लाख की प्रॉपर्टी है, 9 हिस्से किसको जा रहे हैं, वाइफ को। माँ को कितने जा रहे हैं 12 को। यहां से भी चेक कर सकते हो, माँ की इज्जत ज्यादा है पैसों में भी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। माँ की इज्जत जो है पैसों में भी ज्यादा रखी है अल्लाह ताला ने। जब भी कभी भी आप देखोगे माँ की हिस्सा ज्यादा ही आना है बीवी से। बात समझ में आ रही है। बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं हम, रेस्पेक्ट भी मैथमेटिक्स के थ्रू भी रेस्पेक्ट प्रूफ हो सकती है जी। तो अब ये जो सवाल था, क्या कैलकुलेटर में डाल कर देखें, उसके बाद क्वेश्चन खत्म करते हैं। वाइफ मदर सन डॉटर, वाइफ मदर सन डॉटर। तो इसका यूज केवल वेरिफिकेशन के लिए लिखिए रखिए। वाइफ मदर सन और डॉटर। जिसने ही बनाया है अच्छा बनाया है, बट इसके अंदर एरर है, इसलाह की जरूरत है। नंबर नहीं है, किस तरीके से कॉन्टेक्ट करें। वाइफ मदर सन और डॉटर, कैलकुलेट। वैसे ही आ रहा है 1/8। 2/12 का मतलब 1/6 ही हो गया ना, ठीक है ना। 17/36, 17/72, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो मेरे ख्याल से 10:30 हो गए हैं, बंद कर देना चाहिए। आज आधा घंटा हमारा डिस्कशन में निकल गया क्यों और कैसे के ऊपर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्यों कैसे तब लिया जाए जब हम आ जाएं, ठीक है ना। अब कोई पीएचडी का डॉक्टर बैठा होगा तो उससे आप कहोगे तो क्या जी आपको तो पहले इल्म ही नहीं है। तो किसी उलमा इकराम से भी अगर हम डिस्कशन करें तो डिस्कशन तब कर सकते हैं कि जब ये हमें आता हो। जब हमें ABCD कुछ नहीं आती, ना हमें उसके हदीस मुबारक पता, ना हमें उसका ट्रांसलेशन पता, ना हमें सवाल, वो अगर कोई सवाल भी देते करके देखा हो तो आप करके तो दो कि भाई ये सवाल हो रहा है। फिर आप पूछो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कहीं मुझे दूर दूर तक मिल के नहीं दिया। मेरे टच में 3 उलमा इकराम हैं, 4 जो इनहेरिटेंस को अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने भी इसके जवाब नहीं दिए कि भाई ये आया कहाँ से, किस तरीके से, कहाँ से रिसोर्स निकल के आई। भाई यहाँ से तो कुरान से रिसोर्स क्लियर है, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे आ रही, कैसे नहीं। कुछ फैसले ऐसे हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने किए, जो उमरियतैन के नाम से कहलाते हैं, अरबी में गर्राबीन के नाम से कहलाते हैं, जिसमें आपके पास वाइफ मौजूद है और मदर मौजूद है और फादर है, या हस्बैंड मदर और फादर है।
तो ये एक स्पेसिफिक केस ही, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। आज की क्लास भाई यहीं फिनिश कर लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। और जिन जिन लोगों ने नंबर दे दिए हैं उनका मैं क्या नाम है, चैटिंग बॉक्स के अंदर है, उनका मैं वो बनवा देता हूँ। एक ग्रुप बनवाए, 3 ही लोगों के नंबर आए, बाकी लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी मर्जी है। इफ्तिखार साहब का आ गया, तौहीद साहब का आ गया, फिरोज साहब का आ गया। बाकी लोग अगर डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम इमीडिएटली भेज देंगे। चूंकि डेली हर एक को मैं अलग अलग भेजूँ, मेरे पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप की लिस्ट होती है, भेजना मुश्किल है, भूल जाता हूँ किसको नहीं भेजना है। जी जी, और सभी लोग भी बाकी हजार डाल दें ताकि ग्रुप बन जाए। हाँ, ग्रुप अनवर बन साहब, जाए, उसमें क्वेश्चन जो भी करना है वहाँ आ जाएगा। वो हदीस जो भी हम अगला सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग हदीस कोट कर दिया करेंगे, उसके अंदर आसानी हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त, जी जी हाँ, जी, तो अब बिल्कुल। अगला सवाल, दो दो होमवर्क कर लीजिए प्लीज, बेटर रहेगा। दूसरा होमवर्क ये ले लीजिए, एक होमवर्क मैंने वो दिया आपको, दूसरा होमवर्क ये ले लीजिए कि ये भी आप होमवर्क कर लीजिए। वाइफ के साथ में डॉटर ब्रदर हैं, ट्राई करके देखिए। नहीं होता तो फिर अगले हफ्ते मुझे करानी है। और अगले हफ्ते रिक्वेस्ट ये, जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे भाई, 9 बस 35 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद क्लास शुरू कर देंगे।